अध्याय 401 भावनात्मक पुनर्मिलन 3 कूदना। जैसे ही लियो ने अपने पालतू जानवर का परिचित भार अपने कंधे पर महसूस किया, उसने अपनी तर्जनी उंगली से छोटे मेढक के सिर पर हल्के से थपथपाया और फिर घर के अंदर की ओर बढ़ते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ी और उस हिस्से की ओर मुड़ गई जहां ल्यूक का कमरा होना चाहिए था। वीडियो कॉल की तरह ही आज भी ल्यूक की हालत गंभीर थी, क्योंकि डॉक्टरों और आलिया का एक समूह उसके कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था और लियो को पास आते देख सभी आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। लियो, आलिया ने हैरानी से आवाज लगाई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह आगे बढ़ी और खुशी से उसे गले लगा लिया। जाहिर तौर पर उसे जीवित और घर वापस देखकर बहुत खुशी हुई थी। भाभी, लियो ने धीरे से उन्हें गले लगाया और फिर उन्हें छोड़कर तुरंत बातचीत को उस ओर मोड़ दिया जो वास्तव में मायने रखता था। वो कैसा है? क्या ल्यूक ठीक है? उसने पूछा, और आलिया को एक पल के लिए ये समझ नहीं आया कि लियो को ल्यूक की चोट के बारे में पहले से कैसे पता चल गया, लेकिन उसने जल्दी ही इस विचार को झटक दिया और उसकी हालत के बारे में बताने लगी। वो पहले से बेहतर है। डॉक्टरों का कहना है कि उसका शरीर उपचार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है और धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि उपचार के प्रति उसकी प्रतिक्रिया एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक धीमी है। सामान्य परिस्थितियों में उसने जितनी मात्रा में औषधि ली है, उसके हिसाब से अब तक उसे पूरी तरह ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि दिन भर में ली गई पूरी खुराक में से मुश्किल से 2 से 3% ही प्रभावी रूप से अवशोषित हो पाती है, और दवा जितनी बार दी जाती है उसकी प्रभावशीलता उतनी ही कम होती जाती है। ऐसा लगता है कि जिस भी चीज से उसे चोट लगी है उससे उसके शरीर का ठीक होना नामुमकिन हो गया है, और इसीलिए डॉक्टरों का मानना है कि उसे इस बिस्तर से उठने में कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे। आलिया ने विस्तार से बताया, और लियो को जैसे जैसे वो सुनता गया उसका गुस्सा बढ़ता गया। ये किसने किया? उसने गंभीर स्वर में पूछा। वह अपने भाई को चोट पहुंचाने वाले को दंडित करने के लिए पूरी तरह तैयार था। हालांकि आलिया ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। हमें नहीं पता, हम साथ नहीं थे। पिछले कुछ महीनों में ल्यूक या आपके साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। एलेना और जेकब साथ थे, अमांडा और मैं साथ थे, लेकिन तुम और ल्यूक अकेले थे। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप दोनों के साथ क्या हुआ, और चूंकि ल्यूक अभी भी होश में नहीं है इसलिए वो हमें पूरी कहानी भी नहीं बता सकता। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ। उसके शरीर पर लगे कुछ घाव महीनों पुराने हैं, जबकि अन्य अपेक्षाकृत नए हैं। हालांकि उसके शरीर पर महीनों पुराने घाव भी ठीक से साफ या उपचारित नहीं किए गए थे, जिससे पता चलता है कि ल्यूक शायद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और उसके पास नियमित रूप से उन्हें साफ करने या उनका उपचार करने का समय नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि वो पिछले 9 से 12 महीनों से बिना रुके अपने शरीर को चरम सीमा तक धकेल रहा है, और इसी वजह से उनकी हालत इस समय इतनी गंभीर है। यह एक दिन का काम नहीं था। कोई महीनों से उसका जानवरों की तरह शिकार कर रहा था, आलिया ने बताया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई क्योंकि लियो का गुस्सा चुपचाप बढ़ता जा रहा था। क्या कोई महीनों से उसके भाई का बेरहमी से शिकार कर रहा था? यह बिल्कुल अस्वीकार्य था, और एक बार जब उसे पता चल गया कि यह किसने किया है, चाहे वो कोई देवता हो, कोई संघ हो या कोई आम नागरिक हो, लियो ने अपने भाई को कोमा में डालने के लिए उन्हें नष्ट करने की कसम खाई। क्या मैं कम से कम उसे देख सकता हूं? उसने आलिया से पूछा, जिसने तुरंत सिर हिलाया और कुछ डॉक्टरों को एक तरफ हटाकर लियो के लिए ल्यूक के कमरे में प्रवेश करने का रास्ता साफ किया, जहां उसका भाई, जो अभी भी बीमार और कमजोर दिख रहा था, एक सिंगल बेड पर बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क लगा था और उसके शरीर से कई जीवन रक्षक उपकरण जुड़े हुए थे। भाई, लियो ने भावुक होकर सोचा। कभी जीवंत रहने वाले उस व्यक्ति की दयनीय हालत देखकर उसका सीना कस गया। ये दृश्य देखकर उसका दिल दुख से भर गया, फिर भी उसने नजर नहीं हटाई। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। इसके बजाय वो सीधा खड़ा रहा और एक लंबी सांस ली, उस पल को अपनी स्मृति में अंकित होने दिया, और कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस व्यक्ति को ढूंढकर खत्म कर देगा जिसने उसके भाई को इस हालत में पहुंचाया है। चिंता मत करो भाई, जिस दिन तुम कोमा से जागोगे उस दिन तुम्हारी जगह कोई और यहाँ ले लेगा। लियो ने उदास मन से सोचा और पूरे 20 मिनट तक बिस्तर के पास खड़ा रहा, चुपचाप ल्यूक के बेजान शरीर को देखता रहा, उसके बीमार शरीर के हर विवरण को याद करने की कोशिश करता रहा। फिर अंत में कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। बाहर आकर उसने हर डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी निगाहें तीखी और एक अनकही चेतावनी से भरी हुई थीं, जैसे वो उन्हें याद दिला रहा हो कि उसके भाई का अच्छे से ख्याल रखें, वरना अगर उसकी मृत्यु हो गई तो परलोक में उसके साथ शामिल होने के लिए तैयार रहें। अमांडा गलियारे में बाईं और तीसरे कमरे में है, आलिया ने तब कहा जब वो आखिरकार जाने लगा, और लियो मुस्कुराया और उसे अंगूठा दिखाया। कदम कदम अपनी माँ और भाई दोनों से मिलने के बाद
लियो अब आखिरकार अपने जीवन के प्यार से मिलना चाहता था। वो लड़की जो उनके अलग होने के बाद से उसके सपनों में आती रही थी। वो अकेली इंसान जिसकी अनुपस्थिति ने उसे उतना ही दर्द दिया था जितना उसके भाई की चोटों ने। धड़ाम धड़ाम जैसे जैसे वो धीरे धीरे गलियारे से नीचे उतरता गया, उसने महसूस किया कि उसकी धड़कन तेज हो गई है, डर या चिंता से नहीं, बल्कि लालसा, आशा और प्रत्याशा के मिश्रण से जो वर्षों से पनप रहा था। जब वो अंततः बाईं ओर के तीसरे दरवाजे पर पहुंचा, तो वह क्षण भर के लिए रुका और दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया। खटखटाहट खटखटाहट, कोई जवाब नहीं। उसने एक पल इंतजार किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसके चलते उसने धीरे से हैंडल घुमाया और बिना और इंतजार किए अंदर कदम रख दिया। जब भी वो अमांडा के कमरे में प्रवेश करता था, तो उसे ठीक वही देखने को मिलता था जिसकी उसे उम्मीद होती थी। आमतौर पर अमांडा बिस्तर पर लेटकर डायरी पढ़ती थी या खिड़की के पास बैठकर नीचे बगीचे को देखती थी, लेकिन इस बार वो बिस्तर पर लेटकर डायरी पढ़ने के बजाय अपने कमरे में ऑफिस डेस्क के पास बैठी थी, पूरी तरह से अपने काम में मग्न थी और उसके चारों ओर औजार, तार और खुले पैनल बिखरे हुए थे। उसकी आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थीं, उसके गाल पर तेल का एक धब्बा लगा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ बड़ी ही नाजुक सटीकता के साथ किसी क्षतिग्रस्त सर्किट बोर्ड पर काम कर रहे थे। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, एकाग्रता में उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे, क्योंकि जब वो अंदर आया तो उसने ऊपर देखा तक नहीं। शायद वो किसी ऐसी चीज को ठीक करने में इतनी मग्न थी जिस पर उसका पूरा ध्यान केंद्रित था। लियो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका नाम पुकारे या इंतजार करे, लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया कि दोनों में से कोई भी सही नहीं लग रहा था। इसलिए इसके बजाय वो उसके पीछे गया और बिना कुछ कहे धीरे से अपने दोनों हाथ उसकी आंखों पर रख दिए। आलिया, मैंने तुमसे रुकने को कहा था, अमांडा ने चिढ़कर कहा और उसे दूर भगाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन बीच में ही रुक गई क्योंकि स्पर्श में कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया, उसकी सांस गले में अटक गई। धीरे धीरे हिचकिचाते हुए वह मुड़ी और उसकी निगाहें उससे मिली। जब उसने उन धुंधली धूसर आंखों और उस स्पष्ट रूप से अभिमानी मुस्कान को देखा, जिससे अचानक सदमे और पहचान के कारण उसका दिमाग तुरंत सुन्न हो गया। लियो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, मानो जोर से नाम लेने से वो किसी क्रूर मतिभ्रम की तरह गायब हो जाएगा। पूरे 20 सेकंड तक वो असमंजस में उसके चेहरे को घूरती रही, ये तय नहीं कर पा रही थी कि यह सिर्फ एक और बुखार का सपना है या यह असलियत है। जब लियो ने आगे बढ़कर उसे गले लगाकर चुंबन किया, तभी उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में हकीकत है। अध्याय 402, लालसा और इच्छा, अस्वीकरण। इस अध्याय में कुछ अश्लील सामग्री और कुछ गैर स्पष्ट R18 दृश्य शामिल है। पाठकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अमांडा एक पल के लिए थम सी गई, उसकी सांसें थम गई जब लियो के होंठ उसके होंठों से टकराए, पहले तो धीरे से, लेकिन जैसे जैसे उनका संपर्क बना रहा, तीव्रता बढ़ती गई। अचानक उमड़ी भावनाओं से अभिभूत होकर उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने अपने पीछे डेस्क के किनारे को कसकर पकड़ लिया। उनका चुंबन स्वाभाविक रूप से और सहजता से गहराता चला गया, जैसे वर्षों के सूखे के बाद कोई नदी अपने मार्ग पर लौट आती है। और लियो के कंधों पर बैठकर इस दृश्य का आनंद लेते हुए डंपी ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। रिबिट, लॉर्ड फादर वाकई में दूसरे लिंग को रिझाने की कला नहीं भूले हैं। वो तो सीधे गला घोंटकर अपना दबदबा कायम करने जा रहे हैं। एकदम असली मर्द, डंपी ने मन ही मन सहमति जताते हुए सोचा, और इस निजी पल में किसी को खलल न डालने के लिए एकदम शांत खड़ा रहा। हौंफना, सांस फूलना। जब लियो आखिरकार पीछे हटा, तो अमांडा वहीं जम सी गई। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके होंठ खुले हुए थे, उसका दिमाग अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। तुम्हारी आंखें, उसने फुसफुसाते हुए कहा और पलकें झपकाते हुए उनमें गहराई से देखती रही। ये काले से भूरे हो गए। क्यों? उसने पूछा, जिस पर लियो ने बस हल्के से हंसते हुए उसके कान के पीछे बालों की एक लट हटाई और फिर आगे झुकते हुए उसके होठों के ठीक ऊपर कुछ बुदबुदाया। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब से बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है तुम्हारा मेरा प्यार, उसने बनावटी अंदाज में कहा और फिर उसे गले लगाकर एक और चुंबन लिया, जो पहले वाले की तरह संयमित नहीं था। लियो ने इस चुंबन में पिछले 2 वर्षों में दबाई हुई अपनी हर तड़प, उस समय जमे हुए संसार की हर दबी हुई इच्छा, जहां वो उसके साथ रहना चाहता था लेकिन रह नहीं सकता था, देर रात के हर उस विचार जिसमें उसने उसे अपने बगल में होने की कल्पना की थी, और हर उस पल को उड़ेल दिया जिसे उसे उसकी आवाज सुने बिना सहना पड़ा था। इसलिए चुंबन उग्र हो गया, जिससे अमांडा को सहारा लेने के लिए उसके वस्त्रों को कसकर पकड़ना पड़ा, क्योंकि तीव्रता के कारण उसके हाथों और शरीर का संतुलन बिगड़ने लगा था। हौंफना, जब वे अलग हुए तो वह हौंफते हुए सांस ले रही थी, उसके कंधे पर झुकी हुई थी, सांस फूल रही थी और वो स्तब्ध थी। हे भगवान, सांस फूलना,
हवा, मुझे हवा चाहिए, उसने किसी तरह कहा। उसका सिर इस सब की उत्तेजना से चकरा रहा था। लेकिन लियो ने उसे संभलने का समय नहीं दिया। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने उसे एक ही झटके में उठा लिया, जिससे वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। लियो उसे बिस्तर तक ले गया और धीरे से नीचे पटक दिया। डंपी, बाहर जाओ, दरवाजे की रखवाली करो, लियो ने आदेश दिया, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। रिबिट। प्राचीन दलदली मेढक ने तुरंत अपने स्वामी की बात मानी। लियो के कंधे से एक सहज कलाबाजी करते हुए छलांग लगाई, अपने चूसने जैसे पैरों से लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम से चिपक गया और फिर एक शांत क्लिक की आवाज के साथ उसे अपने पीछे बंद कर लिया। इस दरवाजे के बाहर कोई नहीं घूमेगा, डंपी ने मन ही मन सोचा, और एक वफादार संतरी की तरह दरवाजे के ऊपरी किनारे पर खुद को स्थापित कर लिया और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ वहां पहरा देने लगा। इसी बीच कमरे में वापस लियो के वस्त्र ढीले होने लगे। उसकी हरकतें धीमी और सधी हुई थीं, क्योंकि वह अमांडा को नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में स्नेह और इच्छा की ज्वाला धधक रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आए, बहुत ज्यादा, उसने धीमी, लगभग गुर्राती हुई आवाज में कहा। अमांडा की सांस अटक गई जब उसने ऊपर उसकी ओर देखा। उसकी छाती सांस फूलने से तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी आंखें उत्साह और लालसा से चमक रही थीं। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, उसने कहा, जब उनके शरीर एक बार फिर मिले, इस बार खामोशी में नहीं, बल्कि पुनर्मिलन के जुनून में, छुपी हुई आहों में और फुसफुसाते शब्दों में, जिनमें वर्षों से दबी हुई भावनाएं समाई हुई थीं। उंगलियों ने नए आदर के साथ परिचित क्षेत्र का अन्वेषण किया, मानो वे एक दूसरे की उपस्थिति के हर अंश को पुनः खोज रहे हों। उनकी हरकतें सहज और बिना किसी प्रयास के तालमेल बिठा रही थीं, मानो उनके शरीर इस मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हों। लियो कभी धीमा, सजग और चिढ़ाने वाला होता था, फिर कभी कभी वो उतावला और जोशीला हो जाता था। उसके चुंबन उसकी कॉलरबोन से लेकर पेट तक जाते थे, और वो उनके बीच मंत्र की तरह उसका नाम फुसफुसाता था। अमांडा ने चादर को कसकर पकड़ लिया, उसके बालों को खींचा और बदले में चंचल झटकों और बेदम चुनौतियों के साथ जवाब दिया। चादरों में कुश्ती करते हुए वे खिलखिला रहे थे और हौंफ रहे थे। दो प्रेमी पुनर्जीवित अंतरंगता में उलझे हुए थे, कोई भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता था। समय गल गया। ये सिर्फ जुनून नहीं था, यह एक तरह का उपचार था। यह इस बात का आश्वासन था कि उन सभी कठिनाइयों के बावजूद जो उन्होंने सहन की थी, वे अब भी एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि अलग बिताए गए वर्षों ने उनके रिश्ते को बदल दिया था या नहीं, इस बारे में बचे हुए सभी संदेह उस एक भावुक क्षण में दूर हो गए। 1 घंटा बीत गया, फिर आधा घंटा और अंत में जब उन्होंने अपना सारा संयम खो दिया, तो अमांडा नर्म चादरों के नीचे उसके बगल में सिमटकर लेटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके गाल दमक रहे थे और उसके होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसका शरीर भारी था, उसकी सांसें धीमी और स्थिर थीं, जैसे जैसे वो उसकी गर्माहट में विलीन होती गई। लेकिन लियो थका हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें न के बराबर थीं, उसकी बाहें सुरक्षात्मक ढंग से उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं, और उसका मन मानो अनंत काल बाद पहली बार शांत था। उसने उसके सिर के ऊपरी हिस्से को चूमा, उसे अपनी ओर खींचा और एक हाथ से धीरे से उसकी पीठ सहलाए। आराम करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, जब तुम जागोगे तो मैं यहीं रहूंगा। अमांडा और गहराई से उसकी छाती से लिपट गई, उसका हाथ उसके दिल पर टिका हुआ था। अंततः उसके शरीर को शांति मिल गई थी। 2 लंबे वर्षों में पहली बार लियो को आखिरकार शारीरिक और भावनात्मक अंतरंगता की अपनी तीव्र इच्छा पूरी होती महसूस हुई, क्योंकि उसे सचमुच ऐसा लगा जैसे वो फिर से घर आ गया हो। यह अब तक मैंने जो कुछ भी सहा है, उसके लायक था। सारा दर्द, सारा अकेलापन, इस पल के लिए ये सब कुछ जायज था। ये सोचना कितनी बड़ी मूर्खता थी कि जब मैं वापस लौटूंगा तो अमांडा मुझसे अभी भी प्यार करेगी या नहीं। इतने समय बाद भी क्या वो मुझे चाहेगी, इस बात पर शक करना मेरी कितनी बड़ी मूर्खता थी। या फिर क्या वह आगे बढ़ चुकी होगी, या मेरे उस रूप को भूल चुकी होगी जिसकी वो कभी परवाह करती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। वो मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। और इस प्यार के लिए मैं पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर दूं तो भी मुझे जरा भी पछतावा नहीं होगा, लियो ने सोचा, और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। अध्याय 403। एक असंतुष्ट म्यू प्रशंसक। स्काईशेड निवास, ग्रह वोर्थास। उस शाम जब अमांडा दोबारा उठी और वे दोनों डंपी के साथ कुछ खाने के लिए नीचे आए, तब जाकर लियो का बेन से आखिरकार पुनर्मिलन हुआ। कैसे हो मेरे बेटे, बेन ने लियो से हाथ बढ़ाते हुए पूछा, और लियो ने बिना किसी झिझक के मजबूती से उसका हाथ मिलाया। ताली बजाओ जैसे ही उनके हाथ मिले, लियो अपनी त्वचा के नीचे धातु को महसूस कर सका, क्योंकि हालांकि बेन के रोबोटिक ढांचे के ऊपर त्वचा जैसी पतली परत थी, लेकिन मूल रूप से वो एक पूर्ण विकसित धातु का रोबोट था। मैं ठीक हूं, तुम्हें यहां देखकर मुझे खुशी हुई,
भले ही तुम्हारा शरीर पहले जैसा मजबूत ना हो, लियो ने कहा, जब उसने देखा कि रोबोट ने ठीक वही भाव दिखाया जो बेन पहले बनाया करता था, और बूढ़े आदमी ने एक हल्की सी आह भरी। ये शरीर बेकार है, इस कबाड़ के टुकड़े के साथ मानव परिसंचरण और हत्या के तरीकों के बारे में मेरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। न तो मैं इस शरीर में ऊर्जा का संचार कर सकता हूं और न ही उसे महसूस कर सकता हूं, और न ही मैं व्यवहारिक रूप से हत्या की किसी भी विधि का अभ्यास कर सकता हूं। अरे यार, मैं चुपचाप चल भी नहीं सकता या किसी के पीछे से छुपकर आ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर के कुछ हिस्से मेरे हिलने डुलने पर हमेशा चरमराहट की आवाज करते हैं। तो हाँ, मैंने इससे बेहतर दिन भी देखे हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। मेरा अपना कोई वास्तविक परिवार कभी नहीं रहा, और मुझे आपके परिवार में घर जैसा महसूस होता है, बेन ने कहा, जैसे ही लियो ने सहानुभूतिपूर्वक बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत मत हारो मालिक, मुझे पूरा यकीन है कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक बेहतर शरीर ढूंढने की कोशिश करूंगा, लियो ने आश्वासन दिया। तभी अमांडा ने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर बेतहाशा हिलाना शुरू कर दिया, मानो लियो को ये याद दिला रही हो कि वो अभी भी मौजूद है। अरे वाह, क्या तुम अचानक भूल गए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक बेहतरीन मैकेनिक है? मैं पहले से ही दादा बेन के शरीर के 2.0 संस्करण पर काम कर रही हूँ। मुझे कुछ महीने दीजिए और मैं उन्हें उनके वर्तमान घटिया शरीर की तुलना में कहीं अधिक हल्के और भरोसेमंद ढांचे में ढाल दूंगी, अमांडा ने आत्मविश्वास से कहा, और लियो उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। क्या अब तुम पूरी तरह से विकसित रोबोट बना सकती हो? उसने आश्चर्य से पूछा, जिस पर अमांडा ने नजाकत से अपने भूरे बालों को झटका दिया और सिर हिलाया। बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं अब ग्रैंडमास्टर स्तर की लोहार हूँ। मैं पंथ के अंदर आसानी से 10 लाख एमपी सालाना की नौकरी पा सकती हूँ, अमांडा ने गर्व से कहा, जबकि लियो ने उसे ऊपर से नीचे तक फिर से देखा और उसे उसके कमरे में ले जाकर एक और बार प्रेम प्रसंग करने के बारे में सोचा, लेकिन अंततः इस विचार को छोड़ दिया, ये देखते हुए कि वह पिछले प्रेम प्रसंग से अभी अभी उबरी थी। अगर आप ऐसा कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी, बेन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। तभी लियो ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे कुछ नाश्ता करने के लिए साथ आने का इशारा किया, जबकि अमांडा खाना तैयार कर रही थी। तो जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से असल में क्या हुआ? कृपया मुझे भी अपने कुछ किस्से सुनाओ ना, बेन ने खाने की मेज की ओर बढ़ते हुए अनुरोध किया। जी हाँ, मैं भी आपके उन महान कारनामों के बारे में सुनना चाहता हूँ जिनमें आप शामिल रहे हैं, भगवान पिता, डंपी ने उत्सुकता से कहा, जबकि अमांडा ने पीछे मुड़कर लियो को ऐसी नजर से देखा जिससे साफ पता चल रहा था कि वह भी सब कुछ सुनना चाहती है। एक आह भरते हुए लियो ने हार मान ली और सब कुछ बताना शुरू कर दिया, उस पल से जब वह बिना किसी याददाश्त के जागा और खुद को सीधे रोडोवा सैन्य अकादमी प्रवेश परीक्षा में एक क्रूर जीवन रक्षा परीक्षण में पाया। इसी बीच ग्रह तिथिया पर कहीं मु फैन अपने नए कार्यालय में बैठी थी, जो 12वें एल्डर के ग्रह पर स्थित संचालन केंद्र के पास एक साधारण सी सुविधा थी। अपनी डेस्क के पीछे बैठकर वो चुपचाप बेन की आंखों और कानों से सीधे प्रसारित हो रही लाइव कैमरा फीड पर नजर रख रही थी, क्योंकि उस पुराने रोबोट को लियो के घर पहुंचाने से पहले ही गुप्त रूप से पंथ द्वारा टैप किया जा रहा था। सच में 12वें एल्डर, लियो के घर की जासूसी करना और उसके आसपास के सभी लोगों पर नजर रखना, सिर्फ उनके असली विचारों और इरादों का पता लगाने के लिए, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? मु फैन ने कड़वाहट से सोचा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पंथ अपने ही ड्रैगन उम्मीदवार पर नजर रखने के लिए इतनी नीच हरकतें करने को तैयार है। फिर भी अपनी असहमति के बावजूद उसने उस काम को ठुकराया नहीं था, क्योंकि अगर किसी को ये काम करना ही था तो उसका मानना था कि बेहतर यही होगा कि वो खुद इसे करे, बजाय इसके कि किसी गुमनाम वफादार को ये काम करने दे, जो शायद बिना किसी झिझक के 12वें एल्डर को सब कुछ बता देगा। कम से कम इस तरह से वो सूचना के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती थी और ये तय कर सकती थी कि वह क्या प्रकट करना चाहती है और क्या उसे चुपचाप दबाकर रखना है। मैं आशा करती हूँ कि आप जल्द ही ड्रैगन के पद पर आसीन हो जाएं, मु फैन ने प्रार्थना की, क्योंकि हाल ही में उसे पंथ प्रबंधन पर भरोसा कम होता जा रहा था। प्रथम और 12वें एल्डर द्वारा ड्रैगन उम्मीदवार और पुरानी भविष्यवाणी को महज एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का तरीका देखने के बाद मु फैन को एहसास हुआ कि वे वास्तव में उस बात पर विश्वास नहीं करते थे जो ड्रैगन को हासिल करनी थी। पिछले 2000 वर्षों में आरोहण पंथ ने सैकड़ों ड्रैगनों का नामकरण किया था, जिनमें से प्रत्येक को चुने हुए उद्धारकर्ता के रूप में पूजा जाता था, वो जो अंततः उन्हें उनके दुख से बाहर निकालेगा। सैकड़ों लोगों ने न्यायप्रिय गुट के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंत में वे सभी असफल रहे और सभी की मृत्यु हो गई। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, एल्डर्स काउंसिल, जिसे मूल रूप से इन ड्रैगनों को प्रशिक्षित करने और मार्गदर्शन करने का जिम्मा सौंपा गया था, ने उनकी क्षमता पर से पूरी तरह से विश्वास खोना शुरू कर दिया, और स्थिति इतनी खराब हो गई कि एल्डर्स की वर्तमान पीढ़ी के लिए ड्रैगन अब आशा का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि महज एक राजनीतिक उपकरण बन गया।
एक लोकप्रिय कठपुतली जिसे केवल सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने और महिमामंडित अभियानों पर भेजने के लिए ही उपयुक्त माना जाता था। और फिर भी आम लोग अब भी विश्वास करते थे। एसेंशियन पंथ के आम लोग अब भी ड्रैगन में विश्वास रखते थे। वे अब भी प्राचीन भविष्यवाणी पर भरोसा करते थे और बुलाए जाने पर उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। और यही वो पहलू था जिसे म्यूफेन को उम्मीद थी कि लियो देखेगा। मैं यह अच्छी तरह जानती हूं कि देर सवेर तुम खुद को बुजुर्गों की परिषद के खिलाफ खड़ा पाओगे, उसने धीरे से खुद से कहा। मैं बस यही प्रार्थना करती हूं कि तब तक आम लोगों का विश्वास तुम्हें रुककर लड़ने का पर्याप्त कारण दे दे। बड़ों या पंथ के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए, वो सोच रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जब तक उसे इस पंथ से बांधने वाली कोई ठोस चीज न हो, आदेशों या भविष्यवाणी से भी गहरी कोई चीज न हो, लियो कभी भी रुककर इस उद्देश्य के लिए नहीं लड़ेगा, खासकर तब जब उसके पास एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में वहां से चले जाने की पर्याप्त शक्ति हो। और इस भारी विचार के साथ म्यूफेन ने धीरे से अपना हेडसेट हटा दिया और फिलहाल लियो की बातचीत पर जासूसी न करने का फैसला किया, क्योंकि वो उसकी निजता में दखल नहीं देना चाहती थी, जहां वो पिछले 2 वर्षों के अपने कारनामों के बारे में खुशी से बात कर रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ बहुत आसान था, जबकि वास्तविकता में उसने हर दिन कष्ट सहा था। ये तो बिल्कुल मर्दों की आदत है, अपनी प्रेमिका के सामने तो वे ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें कोई परेशानी हुई ही न हो, जबकि असल में अकेले में उनकी हालत खराब होती है। म्यूफेन ने मन ही मन सोचा और लियो की बेवकूफी भरी हरकतों पर सिर हिलाया। अध्याय 404 भाग्य के धागे। इक्स्टल ग्रह सोरोन के महल के अंदर उप संप्रदाय नेता चार्ल्स के दृष्टिकोण से सम्राट चार्ल्स ग्रह जुपिटर पर मोर्चे पर अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें सोरोन से इक्स्टल पर उनसे मिलने के लिए एक असामान्य बुलावा आया। ये बुलावा असामान्य था क्योंकि 7 वर्षों में ये पहली बार था जब सोरोन ने चार्ल्स को उनसे मिलने के लिए बुलाया था, और वह भी एक सक्रिय युद्ध के बीच में। दोनों महल के बैठक कक्ष में बैठे थे। सोरोन हर 2 मिनट में जोर से खांस रहा था, मानो वो किसी गंभीर सर्दी जुकाम से पीड़ित हो। खांसी, पिछले 5 मिनट में ये चौथी बार है जब आपको खांसी आई है। क्या आप वाकई ठीक है? चार्ल्स ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, जबकि सोरोन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मैं जो भी कहूं उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे मैं कहूं कि मैं ठीक हूं या नहीं, मेरे शरीर की हालत में कोई सुधार या बिगड़ना नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, और अभी के लिए मैं जीवित हूं। सोरोन ने चार्ल्स को सीधा जवाब देने के बजाय अपनी आदत के अनुसार पहेलियों में जवाब दिया। सांस गहरी आह भरते हुए चार्ल्स ने अपना सिर अगल बगल हिलाया। पिछले 7 वर्षों में कुछ भी बदला हुआ प्रतीत नहीं होता, जब वे दोनों ठीक इसी बैठक कक्ष में एक साथ बैठे थे और पंथ के भविष्य को लेकर उनके बीच बड़ा झगड़ा हुआ था। उस दिन के बाद से दोनों में से किसी ने भी सुलह के बारे में बात करने के लिए एक दूसरे से संपर्क नहीं किया था, जब तक कि आज अचानक सोरोन ने उन्हें फोन नहीं किया। तुम्हें पता है, तुम बड़ों के सामने ये सब रहस्यमयी बातें कहकर बच तो जाओगे, लेकिन मैं कोई राजनेता नहीं हूं। चार्ल्स ने अपने पैर सामने रखी चाय की मेज पर रखते हुए और अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए कहा। मैं एक असभ्य व्यक्ति हूं, और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम 300 मिलियन वर्ष पुराने हो या तुम भगवान हो। तुम मुझसे सरल शब्दों में बात करोगे, वरना तुम्हारे हर सवाल के जवाब में मैं तुम्हें धुएं के चुंबन भेजूंगा। चार्ल्स ने सिगरेट जलाते हुए और एक गहरा कश लेते हुए कहा। फिर उसने धुआं सीधे सोरोन के चेहरे पर उड़ा दिया, जिससे सोरोन को फिर से खांसी आ गई। खांसी उस पंथ में चार्ल्स शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सोरोन को किसी दिव्य प्राणी की तरह नहीं माना और हर अवसर पर उसके सामने नतमस्तक नहीं हुआ, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सोरोन को एक समान और मित्र के रूप में माना, जिसकी सोरोन ने बहुत सराहना की। मैं ठीक नहीं हूं चार्ल्स, मैं मर रहा हूं। मुझे लगता है कि लगभग 50 वर्षों में मैं ईश्वरीय शक्ति उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाऊंगा और लगभग 150 वर्षों में अर्ध दिव्य शक्ति उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाऊंगा। उसके बाद मैं एक सम्राट से अधिक शक्तिशाली नहीं रहूंगा और 20 से 30 दिनों में अपनी चोटों के कारण तेजी से दम तोड़ दूंगा। सब बातों पर गौर करें तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जीने के लिए 200 साल से भी कम समय बचा है, जो किसी बड़ी लड़ाई में शामिल होने पर घटकर 100 साल से भी कम हो सकता है, जिसका मतलब है कि बहुत संभावना है कि आप ही पंथ के अगले प्रमुख के रूप में मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे। सोरोन ने खांसते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। फिलहाल मुझे एक नश्वर प्राणी के रूप में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी भी माना ऊर्जा का संचार मेरे शरीर के क्षय की गति को तेज कर देता है। यही कारण है कि मुझे इस तरह खांसी से पीड़ित होना पड़ रहा है। मुझे ऊर्जा का संचार किए हुए कई साल हो गए हैं। मैं घर में हर जगह पैदल चलता हूँ, मैं अपने हाथों से नहाता हूँ, और मैं अपने हाथों से पौधों की देखभाल भी करता हूँ। मैं अपनी उम्र बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो शायद मुझमें 1 या 2 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने की ही ताकत बची है। लेकिन अगर मुझे फिर से अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर किया गया
तो शायद यह आखिरी बार होगा जब मैं गॉड टियर में लड़ूंगा, सोरोन ने कहा, जिस पर चार्ल्स ने अपना सिर हिलाया और अपनी सिगरेट से कुछ राख झाड़ दी। खैर, आपने लंबा जीवन जी लिया है, मुझे अब आपको दफनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, चार्ल्स ने जवाब दिया, जिस पर सोरोन उसकी बातों पर जोर से हंस पड़ा। अगर चार्ल्स के अलावा कोई और होता तो शायद वो इस खबर से बहुत प्रभावित होता, लेकिन चार्ल्स बाकी लोगों की तुलना में कहीं अधिक दृढ़ निश्चयी थे। वो एक ऐसा पुरुष था जो अपनी असली चिंताओं को छिपा सकता था और मुश्किल हालात में भी मजाक कर सकता था। तो आपने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ अपने बुढ़ापे के बारे में शिकायत करने नहीं आए हैं, चार्ल्स ने आखिरकार पूछा, जिस पर सोरोन मुस्कुराया और आकाश की ओर इशारा किया। पिछले 2 दिनों से ग्रह वोर्थास पर भाग्य के बादल घने होने लगे हैं। मैं यहां से भी इस बदलाव को महसूस कर सकता हूं। नए ड्रैगन उम्मीदवार के आगमन ने काफी हलचल मचा दी है, सोरोन ने कहना शुरू किया। तभी चार्ल्स ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठा ली। नए ड्रैगन उम्मीदवार को एक प्राचीन देवता ने चोरी के लिए चिन्हित किया है। उसके दोनों हाथों पर जानरोग का निशान है, जिसकी वजह से भाग्य के बादल हमेशा उसके सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं, सोरोन ने समझाया। तभी चार्ल्स ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया और उसे सीधे सोरोन के चेहरे पर उड़ा दिया, ये जताने के लिए कि उसे उसकी कोई बात समझ नहीं आई। आंखें घुमाते हुए सोरोन ने अपनी बात का रुख बदलते हुए कहा, असल में प्रथम एल्डर जिस नए ड्रैगन कैंडिडेट को तैयार कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उससे मिलने जाएं। अगर संभव हो तो उसे तुरंत अपने संरक्षण में ले लें और उसे यथासंभव अपने करीब रखें। मैं चाहता हूं कि तुम उसके स्वामी बनो, सोरोन ने आदेश दिया, और इस अनुरोध से चार्ल्स स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कोई बेबीसिटर नहीं हूं, उसने विरोध जताया। हालांकि इस बार सोरोन ने गुस्से में अपना हाथ उठाया। या तो धैर्य रखें और जब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मेरे आदेश के पीछे का कारण समझने की कोशिश करें, या फिर इसे आंख बंद करके स्वीकार कर लें। तुम सिर्फ एक ही चुन सकते हो, सोरोन ने सख्त लहजे में कहा, जबकि चार्ल्स ने निराशा में अपना सिर हिलाया। ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे इस लड़के को अपने संरक्षण में क्यों लेना चाहिए, सोरोन ने अपना गुस्सा काबू में करते हुए फिर से अपनी बात शुरू की। तुम्हें उसे अपने संरक्षण में लेना होगा क्योंकि भले ही आधुनिक देवता उसकी बाह पर बने निशान को गंभीरता से न लें, लेकिन अगर वो कभी मेरे भाई कैलिथ, धोखेबाज मॉरिस या उन्मादी हेमुट जैसे देवताओं के संपर्क में आता है, तो अगर उन्हें पता चल जाए कि वह जानरोग के संपर्क में रहा है, तो वे उसे कभी चैन से नहीं रहने देंगे। उसके शरीर पर वो निशान होना ऐसा है मानो उसकी गर्दन पर किसी वांछित व्यक्ति का चिन्ह चिपका हो, और मेरे दर्शन मुझे बताते हैं कि उन तीनों के साथ मुठभेड़ में उसके बचने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे आपके द्वारा प्रशिक्षित किया जाए। वो लड़का खास है, चार्ल्स। किस्मत की डोरें उसके चारों ओर अपना जाल बुनती है। मेरे पिता के बाद से मैंने किसी के जीवन में भाग्य को इस तरह से घूमते हुए नहीं देखा है, सोरोन ने समझाया, जबकि चार्ल्स उसे खाली चेहरे के भाव से घूर रहा था। कुछ देर तक वो चुप रहा, सोरोन के शब्दों के निहितार्थों को समझने की कोशिश करता रहा। फिर अंततः उसने अपना मुंह खोलकर वो कहा जो वह वास्तव में मानता था। अगर वो इतना खास है तो आप उसे खुद प्रशिक्षित क्यों नहीं करते, चार्ल्स ने पूछा। जैसे ही सोरोन अपनी सीट से उठा और अपने कंधों से वस्त्र उतारकर चार्ल्स को अपने कमजोर और निर्बल शरीर का रूप दिखाया। मैंने तुम्हें शुरुआत में क्या बताया था, चार्ल्स? मैं अब एक नश्वर इंसान की तरह जी रहा हूं। मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस हालत में एक शिष्य को संभाल सकता हूं? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। चार्ल्स ने उसके शरीर पर एक नजर डाली और फिर गुस्से में दांत पीसते हुए तुरंत नजरें हटा ली। मैं शिक्षक नहीं हूं, मेरे पास बिगड़े हुए बच्चों की देखभाल करने का धैर्य नहीं है। मुझे मोर्चे पर असली सेनाओं का नेतृत्व करना है और पंथ की सीमाओं की रक्षा करनी है, उसने गुर्राते हुए कहा। तभी सोरोन ने अपनी आभा को थोड़ा सा बढ़ाया, जिससे चार्ल्स के नीचे की कुर्सी धंस गई और वह हिल डुल नहीं सका और फर्श पर गिर पड़ा। तो फिर तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा, चार्ल्स। मैं तुमसे कह रहा हूं, ये लड़का खास है। वो या तो इस पंथ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर इसका पतन कर देगा। लेकिन एक बात तो तय है, वो साधारण नहीं होगा। उसके चारों ओर भाग्य की जो डोरियां लिपटी हुई हैं, वैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। और अगर मैं इसे देख सकता हूं, तो मेरा भाई भी देख सकता है, सोरोन ने चेतावनी देते हुए अंततः अपना दबाव कम किया और चार्ल्स को वापस बैठने दिया। सोरोन ने अपने जीवन में कभी किसी बात को लेकर इतना दृढ़ निश्चय नहीं किया था, और इसलिए सम्राट ने अनिच्छा से सिर हिलाया। अंततः उसने अपना सौंपा हुआ मिशन स्वीकार कर लिया। मैं आपके निर्देशानुसार करूंगा, संप्रदाय प्रमुख, उसने कहा, जिस पर सोरोन ने अंततः सहमति में सिर हिलाया और लापरवाही से हाथ हिलाकर उसे विदा कर दिया। अध्याय 405 नॉकआउट। कुछ दिनों बाद, चौथे एल्डर के दृष्टिकोण से। चौथे एल्डर ने पंथ के एकमात्र ट्रांसेंडेंट टियर ब्रेकथ्रू रूम के बाहर बेसब्री से इंतजार किया।
और वेया की पदोन्नति परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा में घबराकर इधर उधर टहलते रहे। एक और वो जानता था कि वेयर जैसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति के लिए ट्रांसेंडेंट टियर ब्रेकथ्रू टेस्ट में असफल होना बहुत ही असंभव था, ये देखते हुए कि उसके पास मोनार्क टियर की क्षमता थी। लेकिन दूसरी ओर वो अपनी खुद की सफलता की परीक्षा को याद करने से खुद को रोक नहीं सका, और यह प्रक्रिया कितनी क्रूर थी, क्योंकि उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि पदोन्नति के दौरान उसे मौत के कगार पर धकेल दिया गया था। और इसलिए, ये जानते हुए भी कि वेर उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली था, एक लगातार घबराहट उसे छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि वो अधिकांश लोगों की तुलना में बेहतर समझता था कि सफलता की प्रक्रिया कोई मजाक नहीं थी। क्या खबर है, उसकी प्रगति कितनी हुई है? चौथे एल्डर ने अपने सहायक से पूछा, जो कमरे के फुटेज का अध्ययन कर रहा था और यह आकलन करने की कोशिश कर रहा था कि वेया इस समय सफलता के किस चरण से गुजर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मृत्यु की दहलीज पर पहुंच गया है। वो अब उस अवस्था में है जहां उसके माना सर्किट उसके परिसंचरण तंत्र के साथ जुड़ रहे हैं। ये पूरी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, सहायक ने फीड की जांच करने के बाद बताया, जिससे चौथे एल्डर ने बेचैनी से अपना सिर हिलाया। मुझे आज वेया की सफलता की जरूरत है। अगर वो बिना किसी बाधा के ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, तो मैं आगामी परिषद की बैठक में उसे अगला ड्रैगन नामित करने के लिए जोर दूंगा। चौथे एल्डर ने सोचा, ये जानते हुए कि वेया की नियुक्ति की पुष्टि के लिए आवश्यक 12 वोटों में से 7 वोट वह पहले ही हासिल कर चुका है। इस चरण में ये सफलता महज एक औपचारिकता मात्र थी। वेया सफल हो या ना हो, अगले सप्ताह के अंत तक उसे ड्रैगन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इतनी कम उम्र में उनका इतनी आसानी से सफलता हासिल कर लेना निश्चित रूप से एक ड्रैगन के रूप में उनकी वैधता को बढ़ाएगा और चौथे एल्डर के लिए उनके नामांकन को आगे बढ़ाना आसान बना देगा। उस पर कड़ी नजर रखें। चिकित्सकों को निर्देश दें कि यदि उसे उस अभूतपूर्व औषधि के सेवन से उत्पन्न ऊर्जा के अचानक बढ़ने के कारण कोई दुष्प्रभाव होता है, तो वे कोई कसर न छोड़ें। मैंने उसके लिए जो औषधि मंगवाई है, वो एक अति शुद्ध संस्करण है जिसे ताज़ा बनाने में मुझे 70 मिलियन एमपी खर्च करने पड़े, लेकिन मैंने अगले ड्रैगन की खातिर पूरी कीमत चुका दी, चौथे एल्डर ने कहा, जिस पर सहायक ने सिर हिलाया और फीड की निगरानी जारी रखी, जरूरत पड़ने पर चिकित्सकों को भेजने के लिए तैयार। इस बीच लियो के दृष्टिकोण से ग्रह वोर्थास पर स्काईशेड मनो के बगीचों में वह एक दुर्लभ, शांत और गर्म शाम थी, जिस तरह की शाम अमांडा को सबसे ज्यादा पसंद थी, क्योंकि लियो अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में हल्के से फंसाए हुए उसके बगल में चल रहा था और उसे उन गुलाबों के संकरों के बारे में बात करने दे रहा था जिन्हें उसने हाल ही में यहां लगाया था। जब वे पत्थर के फव्वारों और लहराती लालटेन नुमा लताओं के पास से गुजर रहे थे, तब अमांडा की आवाज कोमल और खुशी से भरी हुई थी। लियो ने उसकी बात नहीं काटी। उसे अच्छा लगता था जब वो इस तरह बोलती थी, क्योंकि किसी न किसी स्तर पर उसकी आवाज में उसे ये याद दिलाने की अजीब क्षमता थी कि इस ब्रह्मांड में अभी भी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी रक्षा करना जरूरी है, जो न तो लोहे से बनी है और न ही युद्ध के लिए पैदा हुई है। लेकिन फिर ऐसा हो गया। लाल रंग की एक पतली, लगभग अदृश्य लकीर उसकी दृष्टि की सीमा से होकर गुजरी। नामात्र का, फिर भी उसमें हत्या का ऐसा निर्मम और परिष्कृत इरादा स्पष्ट रूप से झलक रहा था कि उसका पूरा शरीर उसके दिमाग के समझने से पहले ही प्रतिक्रिया कर बैठा। हटो, वो दहाड़ते हुए बोला, अमांडा को अपने बाएं हाथ से धक्का देते हुए। उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ पर बंधी कटार की ओर बढ़ा। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। उसकी नजर हवा में तैरती लाल लकीर पर टिक गई और उसके पैर उस दिशा में चुपचाप दौड़ने लगे जहां वह लकीर जा रही थी। लाल, मेरे घर में, क्या ये कोई हत्यारा हो सकता है? क्या कोई ल्यूक के जागने से पहले उसकी जान लेने आया है? लियो ने सोचा, और पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए, फूलों की क्यारियों को पार करते हुए, पत्थर के रास्ते से होते हुए और घुमावदार झाड़ियों को हटाते हुए हवेली के बरामदे तक पहुंच गया। वहां, मानो वो उस जगह का मालिक हो, एक आदमी पुराने ओवरकोट में लिपटा हुआ लियो के बरामदे के झूले पर आलस से झूल रहा था। एक हाथ में आधी जली सिगरेट थी जबकि दूसरा हाथ लापरवाही से उसके घुटने पर टिका हुआ था। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक अस्वाभाविक शांति व्याप्त थी जो उसके चारों ओर फैली घुटन भरी लाल आभा से मेल नहीं खाती थी, मानो पानी में स्याही फैल गई हो। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? लियो ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा और खंजर को उल्टी पकड़ में लेकर थोड़ा झुक गया। उसका शरीर पहले से ही गायब होने और जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए आधा तैयार था। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बेफिक्री से अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लिया और धुआं ऊपर की ओर छोड़ा। उसकी आंखें आधी झुकी हुई थी और उनमें किसी भी तरह की चिंता नहीं थी, मानो लियो की उपस्थिति या उसके हमले की धमकी उसके विचारों में एक मामूली सी बात भी मायने नहीं रखती थी। तुम सुरक्षा घेरा कैसे तोड़कर अंदर आ गए? मुझे जवाब दो वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा, लियो ने चेतावनी दी। उसकी आवाज ठंडी होती जा रही थी। एब्सोल्यूट विजन के सक्रिय होते ही उसकी नसों में माना ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया था।
जो हवा में हर हलचल और माना ऊर्जा के उतार चढ़ाव को स्कैन कर रहा था। और अभी तक वो आदमी जरा भी नहीं हिचका, कुछ नहीं बोला। वो धीरे धीरे और सहजता से खड़ा रहा, अपने दोनों हाथों को बगल में ढीला छोड़ दिया और फिर अपने दाहिने कंधे को एक छोटा सा, लगभग आलसी सा झटका दिया। बस इतना ही था, यही सब कुछ था। लियो का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। पैरेलल प्रोसेसिंग हर तरफ सक्रिय थी क्योंकि वह यह विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या चाल चली गई है। लेकिन पलक झपकाने से पहले ही पूरी दुनिया अंधेरी हो गई, किसी जोरदार टक्कर या असहनीय दर्द या चेतना के टूटने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व ही बंद हो गया हो। कोई हलचल नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई दर्द नहीं, बस पल भर का सन्नाटा। और बस इसी तरह रोडोवा के युवा प्रतिभाशाली शिष्य और कल्ट ऑफ असेंशन के प्रमुख ड्रैगन उम्मीदवार लियो स्काईशिट को एक ऐसे व्यक्ति ने बुरी तरह से पीटकर बेहोश कर दिया जिसे उसने हिलते हुए भी नहीं देखा था। आखिर उसने मेरा पीछा करते हुए बरामदे तक कैसे पहुंच गया? मुझे पूरा यकीन है कि ग्रैंडमास्टर स्तर के किसी व्यक्ति के लिए मेरी उपस्थिति को नोटिस करना भी असंभव होना चाहिए। चार्ल्स ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि वो लियो द्वारा आज प्रदर्शित क्षमता से सुखद रूप से आश्चर्यचकित था। मैं उस बच्चे से बात करके जल्द ही पता लगा लूंगा कि उसने ये कैसे किया। चार्ल्स ने ये कहते हुए लियो के बेहोश शरीर को अपने कंधे पर उठाया और जिस तरह से वह अंदर आया था उसी तरह घर से बाहर निकल गया। उसने सोरोन के निर्देशों के अनुसार लियो को उसकी सहमति या चेतावनी के बिना अपहरण कर लिया ताकि उसे जुगटल ले जा सके। हालांकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक क्रोधित प्राचीन दलदली मेढक उसका पीछा कर रहा था। हालांकि वो घर की सुरक्षा को बिना किसी की नजर में आए पार कर गया था, लेकिन जब अपने मालिक की रक्षा करने की बात आई तो वो डंपी से आगे नहीं निकल सका। अध्याय 406 अप्रत्याशित लड़ाई। वोर्थास ग्रह के ऊपर आकाश में चार्ल्स के दृष्टिकोण से। चार्ल्स शाम के आकाश में चुपचाप उड़ रहा था। ठंडी हवा उसके कोट को छू रही थी। उसने एक हाथ पीछे लटका रखा था, लियो के बेहोश शरीर को गेहूं की बोरी की तरह पकड़े हुए था, जबकि उसका दूसरा हाथ हवा को चीरता हुआ उड़ान के दौरान उस पर पड़ने वाले घर्षण को कम कर रहा था। उसका चेहरा शांत बना रहा, उसकी उड़ान सुंदर और धीमी थी, और हालांकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई अंततः लियो के अपहरण का पता लगाने और इसके पीछे कौन था इसकी जांच करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने जरा भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका पीछा करने वाला एक मेढक होगा। मेरे पीछे मेढक क्यों है? चार्ल्स कुछ पल के लिए हैरान रह गया, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मेढक उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि डंपी कोई साधारण मेढक नहीं था। डंपी एक गोल मटोल, पीली आंखों वाला, बेहद जिद्दी प्राचीन दलदली मेढक था जो किसी तरह हवेली की चारदीवारी से कूदकर अंदर आ गया था और अब एक ऐसी दृढ़ता के साथ उसका पीछा कर रहा था जो अपमान की सीमा तक पहुंच गई थी। पहले तो चार्ल्स ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, क्योंकि सच में एक मेढक को क्या करना चाहिए था? मेढक उड़ नहीं सकते थे और वह आकाश में और ऊपर उठकर आसानी से इससे बच सकता था, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा करने पर डंपी की दृष्टि चली जाएगी या वो गायब होकर अप्रासंगिक हो जाएगा। हालांकि आगे जो हुआ उसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी ऊंचाई बढ़ाई और तेजी से उड़ने की कोशिश की, डंपी वास्तव में उसकी बराबरी करने में कामयाब हो गया। रिबिट। आकाश को चीर देने वाली एक कर्कश आवाज के साथ डंपी का शरीर फूलने लगा। उसका छोटा सा शरीर एक छोटी पहाड़ी के आकार के एक विशालकाय जीव में तब्दील हो गया। जैसे ही उसके पूरे शरीर में केंद्रित माना शक्ति का प्रवाह हुआ, उसके अंग असामान्य रूप से खींच गए और अगली ही सांस में उसके नीचे की जमीन हिंसक रूप से कांप उठी, क्योंकि डंपी ने इतनी शक्तिशाली छलांग लगाई कि उसके नीचे की आम इमारत चूर चूर हो गई और हवा में एक ध्वनि विस्फोट हुआ, जैसे किसी तोप के गोले दागे जाने की आवाज। धमाका। कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड फादर पर अपने गंदे हाथ लगाने की? डंपी दहाड़ा। उसकी बुलंद आवाज बिजली की कड़क की तरह पूरे शहर में गूंज उठी और स्तब्ध नागरिक, गार्ड, ट्रैफिक ड्रोन और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारी अविश्वास से ऊपर की ओर देखने लगे। उनके मुंह खुले रह गए क्योंकि उन्होंने देखा कि एक विशाल मेढक बादलों को चीरता हुआ प्रतिशोध के उल्कापिंड की तरह तेजी से आ रहा है। चार्ल्स, जो अभी भी हवा में था, ने एक बार पलकें झपकाई और फिर अपनी निगाहें थोड़ी सिकोड़ी। उसकी भौहें डर से नहीं बल्कि पूरी तरह से भ्रम से सिकुड़ गईं। ये क्या बकवास है? उसने बुदबुदाते हुए पीछे मुड़कर देखा और ठीक उसी समय डंपी को अविश्वसनीय गति से उस पर झपट्टा मारते हुए पाया। उसका आकार उसकी गति में कोई बाधा नहीं लग रहा था। सहज प्रवृत्ति से प्रतिक्रिया करते हुए चार्ल्स ने अपना हाथ बढ़ाया और विशालकाय जादुई जीवों को दबाने के लिए डिजाइन किए गए एक नियंत्रण मंत्र को सक्रिय किया, क्योंकि दुर्लभ स्तरीय मोहरें एक दिव्य जाल की तरह बादलों से गिरने लगी। विशाल बंधन, ऊपर से पशु वश में करने वाली ऊर्जा से निर्मित चमकदार सुनहरी बेड़ियां दिव्य जंजीरों की तरह नीचे गिरी, जो सीधे डंपी के अंगों और शरीर पर लक्षित थी।
और उसके संपर्क में आने से पहले ही उसे जकड़ने का इरादा रखती थी। और एक पल के लिए चार्ल्स को लगा कि यह काम कर जाएगा। परंतु फिर शिंग तारानकन डंपी ने अपनी फूली हुई पीठ के ऊपर हाथ बढ़ाया और एक नहीं बल्कि दो विशाल घुमावदार तलवारें निकाली, जिनमें से प्रत्येक जादुई स्टील से बनी थी और किनारों पर नीले रंग की चमक बिखेरने तक माना से तपी हुई थी। रिबिट चुनौती भरे दहाड़ के साथ उसने गिरती हुई रस्सियों को बड़ी सटीकता से काट डाला और अपने आकार के अनुरूप आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ हवा में घूम गया। चार्ल्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, अब वो सचमुच प्रभावित दिख रहा था। डंपी के वार के पीछे की जबरदस्त ताकत ने हवा में सदमे की लहरें पैदा कर दी, क्योंकि जादुई संयम के टुकड़े हानिरहित चमक में बिखर गए। मैंने कहा, जाने दो प्रभु पिता, जाने दो, डंपी ने बिना रुके कहा। हर शब्द के साथ तलवार के वार की एक और श्रृंखला थी, क्योंकि उसका हर वार हवा को चीरने और आकाश में चमकते निशान बनाने के लिए काफी शक्तिशाली साबित हुआ। शुआ 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 चार्ल्स ने एक हाथ से किए गए सहज पलटवारों से उन सभी को रोक दिया। उसकी अपनी भुजा अब माना शील्डिंग की एक पतली परत से ढकी हुई थी जो हल्के प्लेटिनम रंग में चमक रही थी, और हालांकि डंपी के कोई भी हमले उस तक नहीं पहुंचे, प्रत्येक प्रहार के पीछे के भारी वजन ने चार्ल्स को हवा में ही खुद को स्थिर करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पीछे धकेला जा रहा था। वो ताकत, चार्ल्स ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने डंपी की तलवार के एक वार को अपनी नंगी त्वचा पर हल्का सा छूने दिया, सिर्फ उसकी धार को परखने के लिए। वो ये देखकर हैरान रह गया कि तलवार वास्तव में उसकी त्वचा को चीरकर खून की एक लकीर खींच लाए। तुम कोई साधारण मेढक नहीं हो, ये तो स्पष्ट है। चार्ल्स ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की, और अचानक डंपी में उसकी रुचि जागृत हो गई। तुम दरिंदे, चार्ल्स ने थोड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। आखिरकार उसने चकमा देना बंद कर दिया और पीछे की ओर तैरते हुए डंपी की हरकत को देखते हुए अपनी मुद्रा को सीधा कर लिया। क्या तुम्हारा इस लड़के के साथ आत्मा का अनुबंध है? उसने पूछा, लेकिन डंपी ने जवाब देने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने गुर्राते हुए एक पल में ही गायब हो गया और बिना किसी झिझक के दोनों तलवारों को चार्ल्स की गर्दन की ओर तान दिया। मैं इसे हाँ मान लेता हूँ, चार्ल्स ने आखिरी क्षण में वार से बचते हुए बुदबुदाया, थोड़ा सा मुड़ा और डंपी की सूजी हुई कनपटी पर 2 उंगलियां रख दी। उसके शरीर में कोमल ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई, और पलक झपकते ही डंपी का विशाल शरीर अकड़ गया। उसकी तलवारें उसकी उंगलियों से फिसल गईं और उसके अंग एक बार फड़फड़ाए और फिर ढह गए। उसका राक्षसी रूप तेजी से सिकुड़ता चला गया, जब तक कि केवल एक छोटा चिड़चिड़ा मेढक ही शेष नहीं रह गया, जो बेहोशी की हालत में भी अवज्ञा का भाव बिखेर रहा था। जूप, चार्ल्स ने उसे गिरने से पहले ही अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया और बेहोश पड़े मेढक को उत्सुकता से नीचे देखा, जो अब मुश्किल से उसकी हथेली के आकार का रह गया था। तुम उस लड़के के लिए एक अच्छे साथी बनोगे, उसने बुदबुदाते हुए डंपी को अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिया और फिर से उड़ान भरने लगा। उसका मन अभी भी उस अवास्तविक अनुभव से थोड़ा विचलित था, क्योंकि पंथ के लिए एक सैनिक के रूप में अपने सभी वर्षों में, विभिन्न ग्रहों और लोकों में, अपने सभी अभियानों में, कभी नहीं, एक बार भी नहीं, उसे आसमान में एक ऐसे मेढक द्वारा पीछा किया गया था जो 2 तलवारें लिए हुए था और एक इंसान के पिता द्वारा अपहरण के बारे में चिल्ला रहा था। काफी समय बाद पहली बार चार्ल्स इस स्थिति की सरासर बेतुकीपन पर मुस्कुराया। क्या गजब की जोड़ी है, उसने मन ही मन सोचा, और हैंगर बे एरिया की अपनी यात्रा जारी रखी। अध्याय 407, एक खामी, प्लेनेट जुपिटर, लियो के दृष्टिकोण से। हे प्रभु पिता, हे प्रभु पिता, लियो को दूर से एक जानी पहचानी आवाज की हल्की गूंज सुनाई दी, जो पानी में से गुजरने जैसी विकृत लग रही थी। जैसे ही वह धीरे धीरे होश में आया, उसकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी और उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस हो रहा था। हे प्रभु पिता, हे प्रभु पिता, डंपी की आवाज एक बार फिर गूंजी, इस बार और भी तेज, अधिक उत्सुक और तीखी, क्योंकि लियो आखिरकार अपनी सुस्ती से बाहर निकला और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दिया। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? मुझे किसने बेहोश किया? उसने सोचा, जब उसने खुद को एक अपरिचित कमरे में पाया, जहाँ तत्काल कोई खतरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने आप में चिंताजनक था। हालांकि कमरा प्रत्यक्ष रूप से खतरनाक नहीं था, फिर भी उसमें एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि वो किनारे से किनारे तक पूरी तरह से सादा था, जिसमें बनावट या डिजाइन का कोई संकेत नहीं था। वहां न तो दरवाजे थे, न ही खिड़कियां, दीवारों पर कोई निशान नहीं थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये पता चल सके कि कोई उस जगह में कैसे प्रवेश कर सकता था या बाहर निकल सकता था, जिससे ये सवाल अपने आप में एक रहस्य बन गया कि डंपी और वह यहाँ कैसे पहुंचे। प्राकृतिक प्रकाश का एकमात्र स्रोत छत के पास लगभग 40 फीट ऊपर स्थित एक छोटे से धातु की जाली वाले छेद से आता था, जिसके आगे अंधेरे रात के आकाश के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके अलावा कमरे में मौजूद एकमात्र प्राणी डंपी था, जो कुछ फीट की दूरी पर बैठा था,
जो मजबूत माना रस्सी से कसकर बंधा हुआ प्रतीत होता था। उसका गोल मटोल शरीर एक मोटी, दमनकारी जैकेट में लिपटा हुआ था जो उसकी चिपचिपी त्वचा से एक जेल की तरह चिपकी हुई थी। उस धूम्रपान करने वाले आदमी ने हमें पकड़ लिया, प्रभु पिता, डंपी ने घबराकर कहा। उसकी आंखें फड़क रही थीं क्योंकि वह बंधनों के अंदर संघर्ष कर रहा था। उसकी आवाज अपराधबोध और भय से कांप रही थी। उसने हम दोनों को अगवा कर इस शापित, खाली कमरे में बांध दिया। मैं तुमसे पहले जाग गई, और मैंने उसका सामना तब किया जब वो अभी भी यहीं था, बस वहीं बैठा सिगरेट पी रहा था और हमारा मजाक उड़ा रहा था। लियो चुप रहा, उसका जबड़ा भींच गया था और उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो अपने शरीर की एक भी मांसपेशी को हिला नहीं सकता। उसके कंधों से लेकर टखनों तक वो इतनी कसकर लिपटे हुए मन प्रतिबंधित धागों से बंधा हुआ था कि उन्होंने न केवल उसकी गति को सीमित कर दिया, बल्कि हवा से परिवेशीय मन को अवशोषित करने की उसकी क्षमता को पूरी तरह से मिटा दिया। केवल उसकी एड़ियां और जबड़ा ही कुछ हद तक स्वतंत्र थे, क्योंकि इन दो मांसपेशी समूहों के अलावा वो शरीर के किसी भी हिस्से को हिला या मोड़ नहीं सकता था। सिगरेट पीने वाले उस आदमी ने कहा। डंपी ने आगे कहा, उसने कहा कि ये बंधन अटूट है और हमें अगले 24 घंटों में इस कमरे से भागने का कोई रास्ता निकालना होगा, वरना जब वह वापस आएगा तो हम दोनों को 100-100 कोड़े मारेगा। लियो ने पलकें झपकाई, फिर उसने पलकें झपकाई। ये क्या बकवास है? उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो स्थिति की बेतुकीपन को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे वो कितनी ही संभावनाओं पर विचार करे, चाहे वो घुसपैठ हो, तोड़फोड़ हो, बंधक बनाने की प्रक्रिया हो, या यहाँ तक कि जेल से भागने का प्रशिक्षण हो, उनमें से कोई भी यह नहीं समझा पा रहा था कि किस तरह का पागल व्यक्ति उसे उसके मेढक के साथ एक बंद कमरे में फेंकने और उन्हें वहां से भागने के लिए एक समय सीमा के साथ छोड़ने के लिए इस हद तक जाएगा। आखिर वो पंथ क्या कर रहा है? लियो ने मन ही मन सोचा, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ग्रह तिथिया पर मिले उन दो बूढ़े लोगों में से कोई इस पूरे विचार के पीछे था। अगर उन शैतानों ने ऐसा किया है, मौका मिलते ही मैं उनके दांत तोड़ दूंगा। लियो ने मन ही मन बुदबुदाया और अपने जबड़े को भींचकर मिरर वर्ल्ड को सक्रिय करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह एक क्लोन को बुलाकर कम से कम बंधनों को खोल सके। लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर में माना ऊर्जा प्रवाहित करने की कोशिश की, उसे एक अदृश्य दबाव का झटका लगा, जिसने ऊर्जा के प्रवाह को उसके शरीर के भीतर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। तो मेरे शरीर पर बंधी ये जंजीरें न सिर्फ मुझे आसपास से ऊर्जा सोखने से रोक रही हैं, बल्कि मंत्रों को सक्रिय करने के लिए आंतरिक ऊर्जा का संचार करने से भी रोक रही है। लियो ने अनुमान लगाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कैदियों जैसा सबसे बुरा बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि उच्च सुरक्षा वाली जेल में खतरनाक कैदियों को ठीक इसी तरह रखा जाता है। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि डंपी, जो आमतौर पर अपनी जहरीली त्वचा को रगड़कर ठोस पत्थर को भी पिघला सकता था, अपनी जंजीरों के बारे में भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसके शरीर पर लिपटी जैकेट सिर्फ उसे बांधने के लिए नहीं थी, बल्कि उसमें एक एसिड को बेअसर करने वाला जेल लगा हुआ था जिसने उसके रोमछिद्रों को बंद कर दिया था और उसे किसी भी तरह का एसिड स्रावित करने से रोक दिया था। उन्होंने हमारे भागने के सभी स्पष्ट साधनों को हटा दिया है। लियो ने गहरी सांस लेते हुए और कमरे में लगभग 40 फीट ऊंची एकमात्र खिड़की की ओर देखते हुए महसूस किया। जहां तक उसे समझ आ रहा था, इस मनहूस कमरे से निकलने का एकमात्र रास्ता उस खिड़की तक पहुंचना और किसी तरह उससे बाहर निकलना था। हालांकि इन बंधनों में घूमते हुए ऐसा करना कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। ये सब हमारे साथ किसने किया? लियो ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसकी आवाज नीची और लहजा सपाट था, लेकिन उसकी आंखें कमरे के हर कोने को स्कैन कर रही थीं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्यों? उसने हताशा से सोचा, क्योंकि उसे इस अभ्यास के पीछे का तर्क समझ नहीं आ रहा था जिसमें उसे बिना किसी पूर्व सूचना के धकेल दिया गया था। क्योंकि यह कोई सामान्य सजा नहीं थी, और भागने में नाकाम रहने पर 100 बार कोड़े मारे जाने की धमकी भी उसे उतनी क्रूर नहीं लगी, बस अपमानजनक लगी। ये स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का प्रशिक्षण अभ्यास था, जिसे उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे आकार देने के लिए बनाया गया था, जिससे उसके सामने केवल एक ही सवाल रह गया कि इसे किसने और क्यों अंजाम दिया था। अरे यार, छोड़ो भी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्यों? लियो ने कुछ देर बाद सोचा, और नाक से गहरी सांस छोड़ते हुए इस सवाल को अपने दिमाग से निकाल दिया। वो ये पता लगाने के लिए पूरा दिन यूं ही नहीं बैठने वाला था कि आखिर कौन उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि चाहे कोई उसे भागने के लिए उकसा रहा हो या नहीं, ये बात मायने नहीं रखती थी, क्योंकि अब जब वो पूरी तरह से होश में आ चुका था, तो वो कोशिश करने वाला था। उनके लिए नहीं, लेकिन अपने लिए, क्योंकि उसका इरादा पंथ में किसी के भी मनोरंजन के लिए कैदी बनकर रहने का नहीं था। इसी बीच जुक्टर सैन्य अड्डे पर कहीं चार्ल्स इस बारे में सोच रहा था कि भविष्य में अगर लियो कभी भी धर्मी गुट द्वारा पकड़ा जाता है, तो ये ठीक उसी प्रकार की जेल व्यवस्था होगी जिसमें वो खुद को फंसा हुआ पाएगा। क्योंकि धर्मी गुट की सभी अधिकतम सुरक्षा वाली जेलों की संरचना एक जैसी थी,
बिना दरारों और दरवाजों वाली बंद कोठरियां और दमनकारी बंधन जो कैदियों को 14 दिनों तक भोजन या पानी के बिना छोड़ देते थे। यही कारण था कि चार्ल्स का मानना था कि लियो के प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए यह एक आदर्श चुनौती थी, क्योंकि यदि लियो का भाग्य धर्मी गुट के भीतर मिशनों को अंजाम देते हुए एक खतरनाक जीवन जीना था, तो चार्ल्स का मानना था कि अपने भविष्य की तैयारी के लिए उसके लिए धर्मी गुट के भीतर मौजूद विभिन्न जेल प्रणालियों से बाहर निकलना सीखना महत्वपूर्ण था। प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने जैसा कुछ नहीं है, साथ ही इससे मेरा काफी प्रशिक्षण समय भी बचता है। मैं तकनीकी रूप से उसे प्रशिक्षण दे रहा हूं, साथ ही साथ युद्ध क्षेत्र कमांडर के रूप में अपनी भूमिका के प्रति पूरी तरह समर्पित भी हूं। चार्ल्स ने मन ही मन सोचा, निश्चित रूप से सोरोन इससे बहुत दुखी नहीं होगा, और मुस्कुराते हुए सोचा कि उसने लियो को प्रशिक्षित करने और साथ ही साथ अपना सामान्य जीवन जीने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। अध्याय 408 मास्टर पेड डेंटल बॉन्डिंग प्लेनेट जक्टर लियोस पीओवी द प्रिशन रूम। लियो ने धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ी और अपने मन में जेल के कमरे की रूपरेखा बनाने लगा। उसने अपनी आंखों के माप और सहज ज्ञान का उपयोग करते हुए प्रत्येक दीवार की लंबाई का अनुमान लगाया। उसकी निगाहें पूरी तरह से सम्मित लेआउट का पता लगा रही थी, साथ ही हर दरार, हर वक्र, हर सूक्ष्म विसंगति पर ध्यान दे रही थी, और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जिस कमरे में वो था वो 40x40x40 का एक जेल कक्ष था। ठीक है डंपी, ध्यान से सुनो, उसने कहा, और साथ ही भागने की एक शुरुआती योजना भी बना ली। मुझे लगता है कि इस कमरे में कहीं न कहीं कोई छिपा हुआ गुप्त दरवाजा या पूरी तरह से सीलबंद प्रवेश द्वार होने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए यदि हम धीरे धीरे लुढ़कें और अपने वजन से जमीन के हर इंच को टिटोलें, तो हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या कोई टाइल अजीब लग रही है, कोई ऐसी टाइल है जो खोखली आवाज करती है या अन्य टाइलों से अलग कंपन पैदा करती है। हमें यही खोजना है, लियो ने निर्देश दिया, और स्वयं धीरे धीरे जमीन पर लुढ़कने लगा। जी हाँ प्रभु पिता, डंपी ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, लियो का अनुसरण करने के लिए उत्सुक महसूस करते हुए, लेकिन तुरंत ही अपनी पहली चाल में लड़खड़ा गया और गीले तौलिए के बोरे की तरह एक तरफ लुढ़क गया। चिंता मत करो प्रभु पिता, मैं अपने शक्तिशाली शरीर से इस वीरान जेल की छानबीन करूंगा, डंपी ने कहा और पूरी ताकत से लुढ़कने लगा, मानो वो किसी लुढ़कने की दौड़ में भाग ले रहा हो। सांस लियो ने आह भरी, एक ही बार में सब कुछ स्कैन मत करो बेवकूफ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। समझ गया प्रभु पिता, डंपी ने हौंफते हुए कहा और धीरे धीरे छोटे छोटे चापों में घूमने लगा। उसका पेट फर्श पर घिसट रहा था और उसकी जैकेट से हल्की हल्की रगड़ की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर तक दोनों चुपचाप फर्श का जायजा लेते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा, जब तक कि डंपी ने एक बार फिर उस अजीब चुप्पी को नहीं तोड़ा। जानते हो, इन सब बातों के बावजूद मुझे कहना पड़ेगा, मैं अभी काफी खुश हूं, मेढक ने कहना शुरू किया, और लियो ने उसकी बात सुनकर हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठा ली। पकड़े जाने पर खुश हो? क्या तुम आत्मपीड़क हो? लियो ने पूछा, जिस पर डंपी ने इनकार में अपना सिर हिलाया। मतलब, मुझे फिर से प्रभु पिता के साथ होने की खुशी है, भले ही हालात कितने भी दयनीय क्यों न हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ रहते हुए मैं जीवन के कई अनमोल सबक सीख रहा हूँ। मतलब, अपने शरीर के वजन से प्रेशर प्लेट ढूंढना। मेरा बेवकूफ दिमाग तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता था। ये तो कमाल का आइडिया है। डंपी की आंखें चमक उठी और लियो ने अविश्वास से 2 बार पलकें झपकाई। तुम यहाँ आए कैसे? मुझे तो पक्का यकीन है कि वो सिगरेट पीने वाला आदमी सिर्फ मेरे लिए ही आया था। मुझे याद दिलाओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लियो ने पूछा, और डंपी अपने ही शब्दों में अटक गया। खांसी अपने अभिमानी स्वभाव के कारण डंपी के लिए लियो को बचाने की कोशिश में धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से हार स्वीकार करना असंभव था, और इसलिए उसने चतुराई से विषय बदलने की कोशिश की ताकि उसे लियो को अपनी हार का अपमानजनक स्पष्टीकरण न देना पड़े। रिबिट, डंपी कर्कश आवाज में बोला, जैसे ही वो लियो के पैर से टकराया, और तुरंत उसे स्थिति की रिपोर्ट देने लगा। हे प्रभु पिता, अभी तक तो ये पूरा इलाका चट्टान जैसा लग रहा है, हल्की गर्म चट्टान, लेकिन मैं बस इतना ही महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाकी इंद्रियां मेरे मोटे जैकेट से अवरुद्ध हैं, इसलिए मुझे टाइलों पर पड़ने वाले दबाव के बारे में कुछ पता नहीं है। लियो ने अपनी आंखें बंद कर ली। शानदार, पूरे 10 मिनट बीत गए। लियो डंपी की हरकतों पर नजर रख रहा था, क्योंकि वह मेढक अपने बेहद तंग कोट में कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक लगन से लुढ़क रहा था और पूरे रास्ते मन ही मन कुछ न कुछ टिप्पणी बुदबुदा रहा था। उत्तर पश्चिम की टाइल एकदम बढ़िया, उत्तर पूर्व का हिस्सा वह भी एकदम बढ़िया। ये जगह सचमुच एक छोर से दूसरे छोर तक एक जैसी महसूस होती है। अंततः लियो फर्श के पूरे क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ करने में कामयाब रहा, और एक भी टाइल नहीं टूटी, न कोई कंपन हुआ, न कोई चरमराहट हुई, न ही किसी यांत्रिक चीज की खरोंच आई। ये पूरी तरह से बिना जोड़ वाला पत्थर था, जिसका मतलब था कि प्रवेश का तरीका अभी भी एक रहस्य बना हुआ था।
लियो ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, पहला चरण विफल रहा, अब दूसरे चरण का समय है। चलो चले। मैं दूसरे चरण का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे फिर से याद दिलाए, प्रभु पिता, दूसरा चरण आखिर था क्या? डम्पी ने उत्साह से पूछा, जबकि लियो ने शांत भाव से नए निर्देश दिए। तुम यहां आओ और मैं तुम्हारी जंजीरों को चबाकर तोड़ने की कोशिश करूंगा। ये दूसरा चरण है। कुछ देर का विराम रहा। हमेशा की तरह प्रतिभाशाली, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। बाद में ग्लेजिंग करना डम्पी, पहले इधर आओ, लियो ने कहा, और डम्पी ने बिना किसी झिझक के बात मान ली। धीरे धीरे अपने शरीर को एक भारी बॉलिंग बॉल की तरह लियो के चेहरे की ओर लुढ़काया, लेकिन पहले प्रयास में उसका निशाना चूक गया और वह पूरी तरह से चूक गया और लियो के घुटने से जा टकराया। ठीक है, रुको, मैं बहुत ज्यादा झुक गया। उल्टा घूमो, उल्टा घूमो। डम्पी घबरा गया और अजीब तरह से घूमने लगा जब तक कि वो उल्टा नहीं गिर गया। उसका पेट ऐसे हिल रहा था जैसे कोई कछुआ अपनी खोल पर पलट गया हो। लियो घूर रहा था, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं अपनी बाईं जांघ का इस्तेमाल करके घूमने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैकेट वहां से मुड़ती नहीं है। ये बहुत ज्यादा, ओह, मोटी है। अंततः काफी लड़खड़ाने और गाली गलौज करने के बाद डम्पी आखिरकार अपने बंधन के किनारे को लियो के मुंह के पास रखने में कामयाब हो गया। लियो ने गहरी सांस ली, अपना जबड़ा खोला और दांतों से दबाया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी कठोर धातु को कुतरने की कोशिश कर रहा हो। उसके दांत रस्सी से एक धीमी धातु जैसी रगड़ के साथ टकराए जिससे उसके मसूड़ों पर तेज दबाव पड़ा, और कुछ ही सेकंड में ये दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गया कि रस्सी नहीं टूट रही थी, बल्कि उसके दांत टूट रहे थे। ये चीज आखिर किस चीज से बनी है? बोनो द्वारा गढ़े गए स्टील के तार से? उसने अपना दांत घुमाया और दूसरे कोण से फिर कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। रस्सी टस से मज नहीं हुई, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी कुतरने की कोशिश में कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि लियो को ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी उत्पादक काम करने के बजाय बेवजह अपने दांतों की ऊपरी परत को घिस रहा है। थूकना, यह निराधार है। तीसरे प्रयास के बाद लियो ने एक हल्की सी सांस छोड़ी और अपना सिर ठंडी जमीन पर टिका दिया। तीसरे चरण के बारे में सोच रहा था, तभी डम्पी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। मुझे तो सम्मानित महसूस हुआ, डम्पी ने धीरे से कहा। आपके दांत मेरी जैकेट से छू गए हैं। अब हमारे बीच दांतों के स्तर पर संबंध स्थापित हो गया है। चुप रहो, डम्पी। जी हाँ, प्रभु पिता। अध्याय 409, पूर्वानुमानित। कुछ घंटों बाद जुपिटर सैन्य अड्डा, जुपिटर ग्रह। एक विशालकाय ग्रहीय वायु तोप के नोजल के ऊपर पालथी मारकर बैठे चार्ल्स चुपचाप अपनी सिगरेट का कश ले रहे थे। उनकी निगाहें ऊपर स्थित ग्रहीय माना अवरोध की इंद्रधनुषी झिलमिलाहट पर टिकी हुई थी, क्योंकि धर्मी गुटों के जहाजों की लहरें अवरोध के संपर्क में आते ही विस्फोटित हो रही थी और जुपिटर की सतह को छूने से पहले ही राख में तब्दील हो रही थी। युद्ध ने काफी समय पहले ही अपनी नवीनता खो दी थी। हर दिन पिछले दिन जैसा ही था। कुछ हजार दुश्मन जहाज एक निश्चित संरचना में बैरियर पर टूट पड़ते थे, उन कमजोरियों का पता लगाने की उम्मीद में जो मौजूद ही नहीं थी, जबकि मुट्ठी भर जहाज जो बैरियर की आग से बच निकलने में कामयाब होते थे, जुपिटर की जमीनी रक्षा में फैले हजारों हवाई तोपों द्वारा तुरंत ही टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। उनके गोले ठंडे, भावनहीन दक्षता के साथ पूर्ण समन्वय में दागे जाते थे। अब चार्ल्स को जहाज के विनाश पर जरा भी हैरानी नहीं होती थी। वो बस देखता रहा, एक हाथ घुटने पर टिका हुआ था जबकि दूसरे हाथ से वो सिगरेट को होठों तक ले गया। जैसे ही धुआं उसके चेहरे के चारों ओर घूमता हुआ आकाश में उठा और ऊपर अंतहीन बादलों में गायब हो गया। कमांडर चार्ल्स, कमांडर। आवाज हवा में एक परेशान करने वाले झोंके की तरह गूंज उठी। जैसे ही चार्ल्स ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, पास आ रहे सैनिक को देखा और फिर अपनी निगाहें उस आदमी के कंधे की पट्टियों पर टिका दी और लापरवाही से उसकी रैंक पर ध्यान दिया। जी हाँ, लेफ्टिनेंट, आप ऐसी कौन सी जरूरी खबर लाए हैं जो अगले स्मोक ब्रेक तक इंतजार नहीं कर सकती थी? चार्ल्स ने पूछा। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि युवा अधिकारी उसके बगल में उतरा, जो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था और अपनी वर्दी के कॉलर के नीचे पसीने से भीगा हुआ था। प्रथम एल्डर और 12वें एल्डर, लेफ्टिनेंट ने घबराकर पश्चिम की ओर इशारा करते हुए कहा। वे स्वयं आ चुके हैं, महोदय। वे विसैन्यीकृत रेखा के पार हैं और आपसे तुरंत आने का अनुरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह अत्यंत आवश्यक है। चार्ल्स ने एक बार पलकें झपकाईं, फिर मुस्कुराते हुए अपनी सिगरेट के बचे हुए टुकड़े को तोप के किनारे से झटक दिया और जलते हुए टुकड़े को नीचे गिरते हुए देखा जब तक कि वो जमीन पर गिरकर टूट नहीं गया। तो तुम मुझसे कह रहे हो कि युद्ध लगभग 1 महीने से चल रहा है और उन कमीनों में से किसी के पास भी नीचे आकर पंथ के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का समय नहीं था? उसने धीरे धीरे उठते हुए खुद से कहा, अपनी पीठ को सीधा करते हुए और कंधों को घुमाते हुए। जोड़ों से हल्की सी चटकने की आवाज आई, जो संतुष्टि की एक स्पष्ट आवाज थी।
लेकिन जैसे ही मैं उनके प्यारे राजकुमार को छूती हूँ, उनमें से दो अचानक उसे व्यक्तिगत रूप से वापस लाने के लिए समय निकाल लेते हैं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, कितना अनुमान लगाना आसान था। और इसी के साथ चार्ल्स तोप के किनारे से कूद गया। उसका शरीर हवा में ऐसे उड़ रहा था जैसे कोई शांत बाज हो जिसे अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोई जल्दी न हो, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि उसके मेहमान उसका इंतजार करेंगे। कुछ मिनट बाद विसैन्यीकृत क्षेत्र बुजुर्गों के दृष्टिकोण से रक्षा पंक्ति के पार, ऊर्जा अवरोधों और गश्ती हवाई जहाजों के पार औपचारिक मुखौटे पहने दो आकृतियां खड़ी थीं। उनके औपचारिक वस्त्र उनके आसपास के लोगों की सैन्य वर्दी से बिल्कुल विपरीत थे और वे एक अलग ही नजर आ रहे थे। प्रथम एल्डर अपने हाथों को पीठ के पीछे करीने से मोड़े हुए खड़े थे, उनकी पैनी निगाहें आकाश पर टिकी हुई थीं, जबकि 12वें एल्डर उनके बगल में खड़े थे, अपने मुखौटे के नीचे होंठ कसे हुए थे और दोनों दबी हुई आवाज में बात कर रहे थे जो मुश्किल से उनके कंधों तक ही पहुंच पा रही थी। 12वें ने अविश्वास से भरी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे पूरा यकीन था कि यह किसी नेक गुट के जासूस ने ही किया होगा। मैं भी यही सोच रहा था, प्रथम बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। लेकिन गवाहों के बयान झूठ नहीं बोलते। चार्ल्स ने ही यह किया है। कई प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि उन्होंने उसे वोर्थास के आकाश में एक बेहोश लड़के को कंधे पर लिए उड़ते हुए देखा था। और अंदर की फुटेज, प्रथम बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। घर के बरामदे में लगे कैमरे से सीधे फुटेज ली गई है। वह बिना अनुमति के अंदर घुसा, लियो को बेहोश कर दिया और लापरवाही से बाहर निकल गया। और किसी को भी इसका कोई अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि दोनों बुजुर्ग इस वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहे थे कि लियो के अपहरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कोई विदेशी एजेंट या कोई गद्दार अंदरूनी व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं उपसंप्रदाय नेता था। लियो से उसका क्या लेना देना है? ये दोनों आज से पहले तो कभी मिले ही नहीं होंगे। 12वें ने उलझन में पूछा और प्रथम एल्डर की भौहें तन गईं। आज हमें यही पता लगाना होगा, उसने उत्तर दिया, और चार्ल्स, मानो उन्हीं शब्दों से प्रेरित होकर, ऊपर से नीचे उतरा और संगमरमर के चबूतरे पर बड़ी सहजता से उतरा, मानो उसे अपने सामने खड़े लोगों से डरने का कोई कारण ही न हो। प्रथम लॉर्ड, 12वें लॉर्ड चार्ल्स ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अभिवादन किया, जिसमें कोई वास्तविक गर्मजोशी नहीं थी। उनकी आवाज शांत और सुखद थी, मानो ये भरोसेमंद सहयोगियों के बीच एक नियमित बातचीत हो। दोनों बुजुर्गों ने औपचारिकतावश थोड़ा झुककर एक साथ उत्तर दिया। सम्राट चार्ल्स, उनकी आवाज संयमित थी, उनकी आंखें सतर्क थीं, उनका हावभाव एकदम सही था, लेकिन एक तटस्थ पर्यवेक्षक भी उनके विनम्र मुखौटे के पीछे छिपी अरुचि को देख सकता था। चार्ल्स ने इसे तुरंत ही पहचान लिया और उन्होंने इसका हर पल आनंद लिया। वो लंबे समय से जानता था कि एल्डर काउंसिल के सभी सदस्य उससे दिल से नफरत करते थे। उन्हें एक बार उनके समूह में शामिल होने का अवसर मिला था, लेकिन राजनीति का जीवन चुनने के बजाय उन्होंने खुद को पूरी तरह से सेना के लिए समर्पित कर दिया। खून पसीने की कठिनाइयों से गुजरते हुए वे सम्राट और उपपंथ नेता बन गए, अंततः उनसे भी ऊंचे पद पर पहुंच गए। एक ऐसा तथ्य जो आज भी कई बुजुर्गों को चिढ़ाता रहता है। आप जुपिटर ग्रह पर क्यों आए हैं? क्या आप हमारी अग्रिम पंक्ति की रक्षा में अपने योगदान की समीक्षा करने आए हैं? यदि ऐसा है, तो मुझे आपको सुविधाओं का दौरा कराने और यह समझाने में अत्यंत प्रसन्नता होगी कि वर्तमान युद्ध प्रयासों में हमें वास्तव में किस चीज की कमी है, चार्ल्स ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्योंकि यद्यपि वो उनके अचानक दौरे के पीछे का सटीक कारण जानता था, फिर भी उसने उन्हें नियमित रूप से मोर्चे पर आपूर्ति करने के अपने कर्तव्य की याद दिलाने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश, मोनार्क, हम आज यहाँ दौरे के लिए नहीं आए हैं। हालांकि हम सीमा सुरक्षा के उद्देश्य में अपनी तरफ से हर संभव तरीके से योगदान जरूर देंगे। जुपिटर की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हम अपनी क्षमतानुसार सहर्ष योगदान देंगे, प्रथम बुजुर्ग ने चतुराई से उत्तर दिया, जिस पर चार्ल्स ने सहमति में सिर हिलाया। कम से कम प्रथम बुजुर्ग को ये तो पता ही था कि किन लड़ाइयों में भाग लेना है और किन से पीछे हटना है, और उन्होंने इस लड़ाई से पीछे हटने का बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया था, क्योंकि चार्ल्स ने उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया था। तो अगर आप दौरे के लिए नहीं आए हैं तो यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आप सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाला भाषण देना चाहते हैं? मैं उसका भी इंतजाम कर सकता हूँ, चार्ल्स ने कहा। तभी 12वें एल्डर ने बीच में दखल दिया और नकली मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हम अगले सप्ताह में कभी न कभी ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ एक अलग मामले के संबंध में आए हैं। देखिए, कई प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कहते हैं कि आपने वोर्थास से लियो स्काइशेड नाम के एक लड़के को अगवा किया है, और वो एक ड्रैगन उम्मीदवार है जिसे एल्डर्स काउंसिल वर्तमान में बारीकी से तैयार कर रही है। अगर आप लड़के को ले जाने के अपने कारण पर कुछ प्रकाश डाल सकें और कृपा करके उसे वापस सौंप दें, तो हम अपने रास्ते पर वापस चल देंगे, 12वें एल्डर ने कहा, और चार्ल्स धीरे धीरे और तीखी हंसी हंसा,
मानो वो शुरू से ही इस सवाल का इंतजार कर रहा हो। अध्याय 410 सत्ता का खेल। नहीं, आप लड़के को यहां से नहीं ले जा सकते। मेरा उससे कुछ स्वार्थ जुड़ा है और मैं उसे अपनी इच्छा अनुसार जुक्त में ही रखना चाहता हूं, चार्ल्स ने कहना शुरू किया। और जैसे ही उसने ये बयान दिया, उसने देखा कि एल्डर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर मैं किसी और चीज में आपकी मदद कर सकता हूं, तो कृपया मुझे बताएं, लेकिन लड़के को वापस लाने की बात तो आप भूल ही जाए। चार्ल्स ने साफ इनकार कर दिया, और उसके शब्दों पर प्रथम और 12वें एल्डर दोनों ही भड़क उठे। सम्राट चार्ल्स, प्रथम बुजुर्ग ने उग्र स्वर में कहा, लेकिन तुरंत ही खुद को संभालते हुए और अपने लहजे को नरम करते हुए अपनी आवाज में आक्रामकता को कम करने की पूरी कोशिश की। जैसा कि हमने कहा, ये लड़का ड्रैगन बनने का उम्मीदवार है। पंथ के नियमों के अनुसार आपको एल्डर काउंसिल को उसे प्रशिक्षित करने की अनुमति देनी होगी। आप उसे अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रख सकते। प्रथम एल्डर ने विरोध किया, और चार्ल्स उनकी बातों पर जोर से हंस पड़ा। और अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या करोगे, मैवन? क्या तुम और नोयो मिलकर मुझे हरा दोगे? क्या तुम में ऐसा करने की क्षमता भी है? चार्ल्स ने ताना मारा, और एक पल के लिए हवा में तनाव चरम पर पहुंच गया। किसी को भी पंथ के बुजुर्गों को उनके नामों से संबोधित करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनके असली नाम और चेहरे केवल कुछ ही लोगों को पता थे। हालांकि चार्ल्स ने लापरवाही से उस नियम का उल्लंघन करने का साहस किया। हा, मैं मजाक कर रहा था। अपने उस मुखौटे के नीचे तनाव मत लो, चलो थोड़ा मजाक करो। चार्ल्स ने मजाक करते हुए उन दोनों की पीठ पर हल्के से थपथपाया और उन्हें अपने साथ चलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं पंथ के कानून को जानता हूं, और मैं मौजूदा राजनीतिक माहौल से भी वाकिफ हूं। कानून कहता है कि ड्रैगन को ड्रैगन कैंडिडेट द्वारा नहीं, बल्कि एल्डर काउंसिल द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और जहां तक मुझे याद है, आपकी सम्मानित परिषद ने उस लड़के को ड्रैगन कैंडिडेट के रूप में नामित नहीं किया है। मुझे ये भी पता है कि वो लड़का अकेला ऐसा नहीं है जो अगला ड्रैगन बन सकता है। चालाक चौथा अपना खुद का उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, चार्ल्स ने आलस्य से कहा, जैसे कि वो पंथ के कानूनों और वर्तमान राजनीतिक माहौल दोनों के बारे में अपना ज्ञान प्रदर्शित कर रहा हो। मुझे पता है कि आपको लगता है कि मुझे राजनीति की समझ नहीं है, मैवन, लेकिन मुझे इधर उधर की कुछ बातें पता है। मुझे पता है कि परिषद के भीतर आपका प्रभाव कम हो रहा है, और ये लड़का सत्ता को फिर से मजबूत करने के लिए आपका एक हथियार है। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये पूरा विचार बिल्कुल कायरतापूर्ण लगता है कि आप और आपकी परिषद सदियों से जनता को शांत करने और उन्हें आशा देने के लिए ड्रैगन का उपयोग एक उपकरण के रूप में करते आ रहे हैं। अगर आप सचमुच एक नेता होते, तो आप भी ड्रैगन के साथ उन्हीं जानलेवा मिशनों पर जाते, जिन्हें पूरा करने के लिए आपकी परिषद उसे भेजती है। लेकिन आप उनमें से एक नहीं है ना? तुम बिल्कुल रीढ़विहीन काया हो, परिषद के बाकी सभी बुजुर्गों की तरह, इस नौजवान नोए समेत। तो नहीं, जब तक लड़के का नाम ड्रैगन नहीं रख दिया जाता, तब तक आप उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, और आप चाहे जिसके सामने भी रोले, इससे कुछ नहीं बदलेगा। चार्ल्स ने प्रथम और 12वें एल्डर को चौंकाते हुए कहा, सोरोन ने मुझे लड़के को प्रशिक्षित करने के लिए कहा था, और जहां तक मुझे याद है, पंथ के भीतर हम दोनों का पद आपसे ऊंचा है। क्या लॉर्ड सोरोन ने स्वयं उस लड़के पर ध्यान दिया और आपको उसे प्रशिक्षित करने के लिए कहा? प्रथम एल्डर ने संदेह से पूछा, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह घटना कब घटी। बेशक उसने किया होगा, वरना क्या आपको लगता है कि मेरे पास वोर्थास जैसे किसी दूर के ग्रह पर जाने का समय होगा? सोरोन ने मुझे 7 साल में पहली बार बुलाया, और वह भी इस शरारती बच्चे के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि वो उसमें क्या देखता है, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ पता चल जाएगा, है ना? चार्ल्स ने कहा और मुड़कर दोनों बुजुर्गों की ओर देखते हुए अपने गाल फुलाए, आंखें टेढ़ी की और बनावटी होंठ बनाकर उन्हें अलविदा कहा। मुझे पता है इससे तुम्हारा दिल टूट जाएगा, लेकिन तुम भाड़ में जाओ, मैवन। लड़का मेरे साथ रह रहा है। आप उस समय और ऊर्जा का उपयोग मुझे मोर्चे पर आपूर्ति भेजने के लिए कर सकते हैं, और मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूंगा। हो सकता है कि अगर आप काफी कुछ करें, तो मैं आपको लड़के से मिलने के लिए दिन के समय मिलने की अनुमति दे दूं। तो मुझे खुश करने की पूरी कोशिश करो, चार्ल्स ने कहा, और फिर अपनी हमेशा की तरह चिढ़ाने वाली अदा में उन्हें अलविदा कहने के लिए 2 चुंबन उड़ाए। जाओ, तुम्हारा समय यहाँ समाप्त हो गया है, उसने कहा, और 12वें एल्डर का चेहरा उसके मुखौटे के नीचे निराशा से विकृत होने लगा। ये पहली बार था जब वो व्यक्तिगत रूप से सम्राट से मिल रहा था। हालांकि अब उसे समझ में आ गया था कि परिषद के भीतर हर कोई उस आदमी को एक विशाल मूर्ख क्यों कहता था। उस आदमी में दूसरों को परेशान करने की प्रतिभा स्पष्ट रूप से थी। हालांकि उसकी परेशान करने वाली हरकतों के बावजूद प्रथम बुजुर्ग ने उस पर गुस्सा नहीं किया या उसे मौखिक रूप से शाप नहीं दिया, बल्कि जाने से पहले सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। आपके समय के लिए धन्यवाद, सम्राट। मैं बाद में आकर उसे ले आऊंगा, उसने 12वें एल्डर की बांह खींचते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ गया।
दिखावा करने वाला कमीना। साफ है कि वो मुझसे नफरत करता है, लेकिन मेरे सामने नहीं बोलेगा। इसीलिए मुझे उसके जैसे धोखेबाजों से नफरत है, चार्ल्स ने झुंझलाते हुए सोचा, क्योंकि अगर मावन ने जाने से पहले अपने मन की बात कह दी होती, तो वो गालियों का सामना करते हुए हंसता और मजे लेता। उसके इतने विनम्रतापूर्वक झुकने से वो बेहद चिढ़ गया। घमंडी कमीना, वो सड़ा हुआ बदमाश। एक दिन मैं उसका गला घोंटकर मार डालूंगा। प्रथम बुजुर्ग ने तिथिया वापस जाने वाले यान में अकेले होते ही शाप दिया, और अंततः अपने जबड़े भींचकर और आंखें सिकोड़कर अपनी हताशा को जाहिर किया। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि लॉर्ड सोरोन ने उस घमंडी कमीने को उप संप्रदाय प्रमुख क्यों नियुक्त किया, या फिर उस जैसे मूर्ख व्यक्ति को सम्राट बनने का अधिकार कैसे मिल गया। लेकिन हे भगवान, वो तो सच में बहुत बड़ा सिरदर्द है। प्रथम एल्डर ने शिकायत की, उनका स्वर तीखा था, वर्षों से दबी हुई नाराजगी से भरा हुआ था, जबकि 12वें एल्डर ने सहमति में सिर हिलाया, अभी भी एक अजीब सी मुस्कान के नीचे अपमान के दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है हमें उसकी आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए, इससे उसे सबक मिलेगा, उसने सुझाव दिया। उसकी आवाज में एक ऐसे व्यक्ति का झूठा आत्मविश्वास झलक रहा था जिसे स्थिति की गंभीरता का पूरी तरह से अंदाजा नहीं था। हालांकि प्रथम बुजुर्ग तुरंत उसकी ओर मुड़े और बिना किसी झिझक के उसे सुधार दिया। नहीं, कभी भी उसके प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार न करें या उसे अपने शत्रुतापूर्ण पक्ष में न धकेलें। कभी भी वो गलती न करें। आपको चार्ल्स की तुच्छता का अंदाजा नहीं है, इसलिए अगर आपको लगता है कि वो अभी एक बड़ा कमीना है, तो उसकी आपूर्ति बंद करके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि वो वास्तव में कितना बुरा हो सकता है। वो उस तरह का आदमी है जो लंबे समय तक द्वेष रखता है और छोटी मोटी बातों को लंबे समय तक चलने वाली सजा में बदलने का आनंद लेता है। चाहे आप उन्हें पसंद करें या न करें, वो उप संप्रदाय नेता है और जनता और सेना द्वारा उन्हें उतना प्यार किया जाता है जितना हम या आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। अंततः हमारे पास एकमात्र विकल्प यही है कि हम उसकी बात मानें और उसे और अधिक आपूर्ति भेजें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो हमारे साथ बैठकें करने के लिए तैयार होगा। इसके बिना आप जुक्टर पर 7 दिन तक इंतजार करने की उम्मीद कर सकते हैं और फिर भी आपको उसकी परछाई की एक झलक भी नहीं मिलेगी। प्रथम एल्डर ने चेतावनी दी। उनकी आवाज अब शांत लेकिन गंभीर थी, क्योंकि वो 12वें एल्डर को उस एक राजनीतिक गलती के बारे में सिखा रहे थे जो उन्हें अपने पूरे करियर में कभी नहीं करनी चाहिए। 12वें बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए उनकी सलाह को दिल से मान लिया, यह महसूस करते हुए कि कभी कभी राक्षसों को पराजित करने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि उन्हें रिश्वत देकर, खुशामद करके और इतना खिलाकर चुप कराया जाता है कि वे शांत रहें।